क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अली क्लासेस ये अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा और भी AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट के इंट्रेंस एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हम लोग। तो जो लोग एडमिशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें बहुत सारे तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला था कि जब कभी किसी वायर में करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है। अगर वायर है तो किधर होता है, सर्कुलर लूप है तो किधर होता है, रेक्टेंगल है तो किधर होता है, दो पैरेलल वायर है तो किधर होता है, और इस तरह से बहुत सारी बातें हम लोगों ने किए हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। ये टॉपिक को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। क्या फुल फॉर्म होता, क्या मतलब होता है? मैग्नेट से, इलेक्ट्रो मतलब करंट, चार्ज, मैग्नेट से करंट का इंडक्शन होता है या इंड्यूस करते हैं। मतलब ये हुआ कि अभी तक तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनते देखा था, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेट से करंट कैसे बनता है। जस्ट अपोजिट, रिवर्स कंसेप्ट हो गया ये। कितनी बात समझ में आई कि मैग्नेट से करंट कैसे बनता है या कैसे करंट इंड्यूस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। इंडक्शन ऑफ करंट with the help of मैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेट से करंट कैसे बनेगा इसमें हम लोग देखेंगे। कितनी बात समझ में आई? इससे पहले वाला जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद है किसने दिया था? SC और एस्टेड 1820 में दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मगर इस कंसेप्ट को दिया है माइकल फैराडे ने। कौन? माइकल फैराडे, और ये था 1831 में, ठीक है। जस्ट 11 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स, यानी SC और एस्टेड ने जो 1820 में कंसेप्ट दिया था, उसके 11 साल बाद माइकल फैराडे ने उसका अपोजिट कंसेप्ट दिया, ठीक है। उसका अपोजिट यानी कि मैग्नेट से करंट कैसे इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो उसने दिया माइकल फैराडे ने। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक हम लोग पहले एक टॉपिक को समझते हैं, कुछ टर्म्स है उसे समझते हैं। क्या टर्म है? एक दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स पहले देखते हैं हम लोग। फ्लक्स को, फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से, ठीक है ना। और क्या दिखा डेफिनेशन में बोलेंगे? द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक
line of force passes through a given area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। एक गिवन एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो जैसे एक बार मैग्नेट होता है, देखा तो होगा, सुना तो होगा, डायग्राम बनाते हैं एक बार मैग्नेट का, क्या दे रखा है, ये एक हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे इसका साउथ होता है। ये बताते हैं कि इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और फिर साउथ में इंटर कर जाता है। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में इंटर कर जाते हैं। ये जो विजिबल तो नहीं है पर इसके होने का एहसास होता है। कितनी बात में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखता तो नहीं है पर इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। जैसे ना दिखने वाले तो बहुत सारी चीज़ें हैं मगर उसके बिना हम लोग ज़िंदा भी नहीं रहते, ठीक है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखा आपने, नहीं देखा आपने, मगर उसके बिना ज़िंदा रहना इन्होंने कहा नामुमकिन है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सिलेंडर लेके भागते रह जाएंगे। नहीं, कोरोना में जब भी हो रहा था तो भागो भागो सिलेंडर सिलेंडर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, क्या बताए। तो उस वक्त ऑक्सीजन की अहमियत का एहसास हो रहा था कि लाइन लगा लगा के सुबह से रात तक लोग लेने जाते थे, अब कोई नहीं जाता, ठीक है। और अब हमें ऑक्सीजन का अहमियत का एहसास भी नहीं बचा क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं, कुदरत के पास है और हमें मिल रहा है। क्या पता कौन सा बीमारी हो रहा था, कैसे हो रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, ठीक है ना। चलेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, वापस लौट आते हैं फिज़िक्स में। तो जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखती तो नहीं है पर वो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ज़िंदा रहने के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। ऐसा जो लोग एक्सपेरिमेंट करके लिखे वो बताते हैं मगर हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना। आगे चले तो ऐसे ये हमारा ये लाइन है। अगर हम लोग फ्लक्स को और दूसरे तरीका से समझना चाहें तो टॉर्च लाइट तो देखा ही होगा, टॉर्च लाइट जो रात में जलाते हैं, ठीक है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ठीक है ना, टॉर्च लाइट, ठीक है। अंधेरी रात में दिखेगा कैसे, तो फिर टॉर्च लाइट जला कर देखना पड़ेगा ना, ठीक है। आगे चले तो टॉर्च लाइट को ये हम जला रहे हैं, देखो ये जलाया और ये छत के अंदर बहुत रोशनी हो गई, वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कितना रोशनी हो गई देखो। अब उसको तो हमने ऐसे जलाया, टॉर्च है ऐसे जलाया तो उसकी रोशनी निकल के जाता है। अब हमने उसको क्या किया, हाथ से ढक दिया, लो हाथ से ढक दिया तो पूरे लाइट जो ना हाथ से ढक गया, यहाँ पे बिल्कुल रेडिश लाल कलर का दिखने लगा। सारे रेस जो है ना हमने कवर कर लिया, ठीक है ना, सारे रेस को कवर कर दिया। तो वो जो रेस जो पहले जाके छत पे दिख रहा था, रोशनी बना रहा था, वही रेस को हम लोगों ने ढक दिया यहाँ पे, तो पूरे रेस हमारे हाथों से कवर्ड हो गए। वो रेस जैसे लाइट का रेस था, ऐसे मैग्नेट का बताया क्या कि मैग्नेट से जो नॉर्थ से रेजेस निकलते हैं साउथ में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे रेजेस नॉर्थ के पोल पे होते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट होता है। और वो सारे जो रेस है, वही जो रेस एक गिवन एरिया से कितना पास कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। जैसे यहाँ पे सबको हम लोगों ने ढक दिया था तो सारे रेस ढक गए,
तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, क्योंकि सभी रेज को हम लोगों को इससे पास होना है। अब थोड़ा सा अगर मान लो थोड़ा सा हाथ को मैंने अलग कर लिया तो थोड़े टॉर्च लाइट का जो रेज है ऊपर जा रहा है, कुछ हमने ढक दिया, तो अब मैक्सिमम रेज हाथ से पास नहीं हो रहा है, कुछ रेज जो है ना छत की तरफ भी जा रहा है, कुछ हमने ढक भी दिया, ठीक है ना। और जितना पार्ट हम लोग कवर करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में उतने रेज पास करेंगे हमारे हाथ से, ठीक है। तो ऐसे ही बताया क्या, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फॉर्स से जब रेजेस निकलते हैं और एक एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, उस फ्लक्स का और जितना उस एरिया से पास करता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया थ्रू विच फ्लक्स पासेस इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैं एक रिलेशन से दिखाता हूँ और फिर से एक दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये बार मैग्नेट है और इससे रेजेस ऐसे निकल रहे हैं, बहुत सारे रेजेस ऐसे निकल रहे हैं। एक हम लोगों ने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये एरिया ले लिया, रिंग ले लिया, अब ये सभी रेज इससे पास कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे पास कर सकते हैं। कितनी बात सुनिए, ऐसा भी हो सकता है कि रिंग छोटा हो और जो सोर्स है वो बड़ा हो तो उससे थोड़ा ही पास करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो बार मैग्नेट है उसके जो रेज है ऐसे जा रहे हैं, मगर जिस पे हम लोग रख रहे हैं वो सीधा वर्टिकल नहीं रखे हैं, उसको टिल्ट कर दिया, तिरछा कर दिया ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो उसके हिसाब से भी फ्लक्स का जो पास करेगा उस एरिया से वो कम हो जाएगा, कुछ सीधा निकल जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने मान लो एक हम लोगों ने रिंग रखा है यहाँ पे और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है, बिल्कुल रिंग को बिल्कुल सीधा रखा, तो वो एरिया है, कितना एरिया है, छोटा एरिया बड़ा एरिया है, मैग्नीट्यूड हो गया। और फिर वो जो एरिया उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है और एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, तो उस एरिया पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एरिया मान लेते हैं हम लोगों ने और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया है, ये एरिया वेक्टर हो गया। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था वो तो ये जा रहा है ये, और ये जो हमारा रिंग है मैग्नेटिक लाइन फोर्स पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर ले लिया। अगर मान लो हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया इसको, ठीक है, थोड़े से इसको टिल्ट कर दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, ठीक है ना, और हम लोगों ने जो एरिया निकाला है, एरिया ले रहे हैं, वो थोड़ा सा तिरछा कर लिया है इस तरह से, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो ठीक टच कर रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ठीक टच कर रहा है, लेकिन इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना तो ये इधर की तरफ चलेगा, इस वाले एरिया पे नॉर्मल इधर की तरफ जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इतना एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। पहले दोनों सीधे थे, मैग्नेटिक लाइन भी इधर ही था और एरिया वेक्टर भी इधर था, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। कितनी बात में, तो यहाँ पे एक टर्म आता है एरिया, वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, मगर यहाँ पे हम लोग लेंगे वेक्टर क्वांटिटी एरिया, क्योंकि वो जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, टिल्ट है तो कितना एंगल उसमें उन दोनों के बीच में है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे हमने ये सरफेस है हमारा हाथ का, हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो हम इस वाले पे एरिया पे एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इसका एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0। लेकिन मान लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये तो है, पर हमने अपने हाथ को इधर की तरफ कर दिया, तिरछा कर दिया, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टच तो कर रहा होगा मगर इसका नॉर्मल इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना। या मान लो हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया तो इसका नॉर्मल ये ऊपर जा रहा होगा, नहीं, नॉर्मल ऊपर जा रहा होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा होगा, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा। तो जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किधर है, उसका एरिया पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो जो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाता है वो एंगल भी कंसीडर करते हैं, इसलिए एरिया को एरिया वेक्टर के टर्म में लेते हैं। कितनी बात सुन में। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला दे रखा है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका हम लोग लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट का जब हटाते हैं तो पता है क्या आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आता है, बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो ये कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ कि थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कितना है, उसके हिसाब से इसका कितना फ्लक्स होगा। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर जो एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ये वाला फिगर में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल होगा 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, कुछ याद है या बचपने के साथ बचपनी में सारी बातें भूल गए, ठीक है ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक। तो बी ए कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 डाल दिया ये, और इस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा, इस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स पास कर होगा, ठीक है। थीटा जब लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है अगर 0 डिग्री लेते हैं तो। ये तो एक कंडीशन ले लिया, सपोज करो दूसरा ले लेते हैं कि एक एरिया है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है, और एक एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इनके बीच का कितना एंगल हो जाएगा 90, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 0, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 से टकराने का नहीं। तो इसमें जब अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक वेक्टर पे नॉर्मल, तो उस वक्त कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा। कितनी बात सुन में। तो ये एक टर्म है, आगे चल के यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उसका इस्तेमाल आएगा। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं फ्लक्स होता क्या है। आगे चले यूनिट ऑफ फ्लक्स देखते हैं कि फ्लक्स का यूनिट क्या लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इसे। अब देखते हैं इसका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये जो फ्लक्स है इसका यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये जो है इसको हम लोग बताते हैं फ्लक्स का यूनिट वेबर। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर है। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ये तो एसआई सिस्टम में है। अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे, ठीक है ना, इन एसआई सिस्टम,
अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो इसका यूनिट है ये, क्या बताया कि ये जो सीजीएस सिस्टम में फ्लक्स का यूनिट है मैक्सवेल, ठीक है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल। ठीक है। क्या बताया कि 1 वेबर जो है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है, के बराबर होता है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेस्ला का जो टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का है और मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस सिस्टम में गॉस है। टेस्ला का यूनिट सीजीएस सिस्टम में यानी मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है गॉस, ठीक है ना। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ कैसे चेंज करते हैं, चेंज करके दिखा रहा हूँ। क्या है ये 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। 1 टेस्ला जो है ये तो सीजीएस सिस्टम में है और इसका जो एसआई सिस्टम लेते हैं तो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये गॉस के बराबर सीजीएस सिस्टम में, ठीक। तो अगर टेस्ला को हटाएंगे तो 10⁴ गॉस लिख देंगे। और ये मीटर को अगर हटाते हैं सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो 100 का करेंगे तो 10⁴ मीटर्स हो जाएंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू को चेंज करते हैं तो 1 वेबर इज इक्वल टू, टेस्ला हटा के गॉस लिख देते हैं, 10⁴ गॉस लिख दिया। और ये मीटर हटा के मीटर स्क्वायर था ना, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मैक्सवेल। ये 1 वेबर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यूनिट है, याद करके रखिएगा। जैसे फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है। ये उसका रिलेशन है। तो इस तरह से यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का निकाला गया। आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं कि क्या बताया माइकल फैराडे ने अपने कंसेप्ट में। ये तो कुछ टर्म्स देख रहे थे, आखिर माइकल फैराडे ने कैसे बताया कि मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे क्या क्या इंसिडेंट हुए, ठीक है ना। ज़्यादातर साइंस में जो डिस्कवरी है वो इत्तेफाक से है, कोई प्री प्रोग्राम नहीं था। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं और उस इंसिडेंट के बेस पे फिर एक नया थॉट आता है, एक नए सोच का आगाज़ होता है और उसी सोच के पीछे भागते 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 फिर वो एक नई सोच, एक नए डिस्कवरी, एक नए बातों का पता चलता है। कितनी बात समझ में आई? तो इसे नोट करिए, बताते क्या क्या इंसिडेंट है, कैसे उसने बताया कि मैग्नेट से करंट बनाया जा सकता है।